हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 25 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहां पर आज की न्यूज़पेपर देख सकते हो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, यूपीएससी की जर्नी के अंदर मेंटरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। एंड इसी वजह से हमारी टीम की तरफ से फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। सर कहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं? देखिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा करोल बाग मेट्रो स्टेशन जो है, बिल्कुल उसके पास में हमारा ऑफलाइन ऑफिस है। तो वहाँ पर आप कभी भी वॉक इन करके हमारे जो डेडिकेटेड मेंटर्स हैं उनके साथ डिस्कशन के थ्रू अच्छी मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं एंड अपने चांसेस इस एग्जाम को क्लियर करने के अंतर्गत और भी बढ़ा सकते हैं, राइट। अब देखिए, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था इस पर्टिकुलर लोकेशन के रिगार्डिंग, राइट। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है हमें देखने को मिल जाती है टर्की के अंदर। आप जानते हो, देखो पिछले अराउंड 2 या 3 महीने पहले यहाँ पे हमें एक बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक देखने को मिला था। चाहे आप सीरिया की बात कर लीजिए, आप टर्की की बात कर लीजिए। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर इसका एपी सेंटर था इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का। नियरली 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हमें देखने को मिला था। ठीक है, ये सदर्न टर्की के एरिया में हमें देखने को मिल जाती है। ये जो मराज सिटी जो है, ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। अब इसी तरह से देखो, एक ना बूचा करके जगह है, ठीक है। आप मुझे बताओगे कौन सी कंट्री के अंदर जगह है? ठीक है, बहुत पिछले साल इसके रिगार्डिंग न्यूज़ बनती रही हैं। तो आप मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन को भी कल बताओगे, फिर कल हम अकॉर्डिंगली इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। साथ में ही ये तो होमवर्क करना ही करना है, उसके साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप डिस्कस करोगे, ठीक है। कौन सी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि अभी हम फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर भी देखेंगे। देखो, जैसे पहला हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। समझने की कोशिश करना। देखो, पहली बात तो ये समझो कि ये क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। एट द सेम टाइम स्टेचुटरी भी नहीं है, कोई लॉ वगैरह भी इसके पीछे नहीं है। और ये एक नॉन परमानेंट बॉडी है। कहने का मीनिंग ये एक टेम्परेरी बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब नाम से ही समझो, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। क्या काम करती होगी, पूरा नाम में ही छुपा हुआ है। जो भी प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है ना, कुछ एडवाइस चाहिए इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर या उसके कुछ रिलेटेड मुद्दों के ऊपर, तो वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल उनको देती है। देखो, वैसे तो सरकार को देती है, ठीक है ना, पर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर को ये कुछ एडवाइस देती है। तो सर अभी न्यूज में क्यों है? देखो, अभी दरअसल में हुआ क्या है ना कि काफी बार ना, देखो, वैसे मैं ऐसा नहीं मानता, पर काफी बार ऐसा माना जाता है कि ना कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए काम कर रही है, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए काम नहीं कर रही। ऐसे कुछ आरोप लगाए गए, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने क्या किया, इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इन्होंने बताया कि जो जो भी कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना हो, बिजली का काम हो गया, ठीक है, टॉयलेट्स का एक्सेस हो गया, इस तरह के जो भी अच्छे अच्छे काम है, जो भी कहीं ना कहीं वेलफेयर स्कीम्स लाई जा रही हैं, वहां पर चाहे हिंदूज की बात कर लो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी ऐसे मतलब कम्युनिटी की बात कर लो, सबको बराबर यहाँ पे हक मिला है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा फायदा दिया गया है और किसी और को कम। ये यहाँ पे इन्होंने डेटा के बेसिस के ऊपर ये बात प्रूव कर दी है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये पॉइंट्स इस वजह से न्यूज में थे। अब देखो, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को सेटअप किया गया था 2017 में, ठीक है, पहली बार 2017 में सेटअप हुई थी। और इसका टर्म क्या है, 2 साल का टर्म है। ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो सर काम क्या है? देखो, काम हम समझ ही गए हैं कि कोई भी इकोनॉमिक मुद्दा हो गया जो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब इनको रेफर करते हैं, या फिर इवन हो सकता है कुछ सीओ मोटो भी हो सकते हैं। एक तो हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जी ने इनको बोला कि मुझे इसके रिगार्डिंग एडवाइस चाहिए, या फिर कई बार हो सकता है कि खुद ब खुद अपने कोई एडवाइस देना चाहे प्राइम मिनिस्टर को, तो वो भी यहाँ पर दी जा सकती है। तो इसके अलावा भी कोई और टास्क भी देना चाहे प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी इनको यहाँ पे डेफिनेटली दे सकते हैं। यहाँ पर हमें एक चेयरपर्सन देखने को मिल जाते हैं, साथ में जो होते हैं बहुत ही एमिनेंट इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिस्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमी के बारे में जो भी इश्यूज चल रहे हों उनके रिगार्डिंग डिस्कशन हो करके ये प्राइम मिनिस्टर साहब को देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो उसके ऊपर एक्ट करें या ना करें वो प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है इसकी कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए पीएमईएसी का। एंड साथ में आप नोटिस कीजिए कि जो भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया, लॉजिस्टिक प्लानिंग हो गया, ये सारा नीति आयोग यहाँ पे एक नोडल एजेंसी की तरह काम करता है यहाँ पर, ठीक है। इसको टाइम टू टाइम रिकॉन्स्टिट्यूट करते जाते हैं, ठीक है ना। जनरली जो इसकी टर्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2017 में सेटअप की गई थी विद द टर्म ऑफ 2 इयर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रिगार्डिंग जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रयाग प्लेटफॉर्म। अब इसको समझना। देखो, प्रयाग की पहले फुल फॉर्म समझो। प्रयाग की फुल फॉर्म है
प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। आई बात समझ में? तो यमुना हो गया, गंगा जी हो गई, ठीक है, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हो गया, उनके रिगार्डिंग रियल टाइम एनालिसिस के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म है। अभी क्या हुआ है, जो हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसने इस प्रयाग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली एक मीटिंग थी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, ठीक है ना, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और नाम से ही समझ लो आप, प्लेटफॉर्म है रियल टाइम एनालिसिस के लिए। तो कुछ भी मतलब मॉनिटरिंग करनी हो विद रिगार्ड्स टू, ठीक है, कि जैसे पानी की क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑनलाइन डैशबोर्ड्स के थ्रू आप आसानी से इसको मॉनिटर कर पाओगे, ठीक है। अब देखें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, क्योंकि यहीं पे मीटिंग के अंदर ही तो जो इनकी पावर टास्क फोर्स की मीटिंग थी वहीं पर तो इसको लॉन्च किया है ना, तो इसको समझना भी जरूरी है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है। देखो यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2011 के अंदर, ताकि एक तरह से ना हम क्या कर पाए कि कैसे पोल्यूशन को कम करना है एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है ना, उसको रोकना कैसे है, वाटर फ्लो को कैसे मेंटेन करें, नेचुरल वेरिएशन में हम छेड़खानी ना करें। क्योंकि देखो हमारी जो इस कंट्री की जो कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे जो रिवर्स है ना, और गंगा जी कह लो, तो यहाँ पर काफी पोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अंदर हम कैसे कहीं ना कहीं सरफेस और ग्राउंड वाटर को रिस्टोर कर पाए, ये सारे काम इसके द्वारा यहाँ पे देखे जाते हैं। इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? बाय नेशनल गंगा काउंसिल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कैरीकॉम। अब देखो कैरीकॉम की फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर कैरिबियन कम्युनिटी, ठीक है ना। आप कैरिबियन जानते होंगे ना, तो वहां पर जो कैरिबियन कम्युनिटी है उसी के लिए ये वर्ड यूज होता है कैरीकॉम, ठीक है। एक तरह की यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज, नियरली यहाँ पे 15 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि देखो ये जो सारी कंट्रीज है ना बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो इनके शायद कई बार ऐसी आवाज कम सुनाई दे, ठीक है ना। और साथ में आप नोटिस करो, ये आपस में मिलकर ना अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी तो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। 15 कंट्री साथ में आएंगी, अपनी फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करेंगी अपने साथ। अगर कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज और इंटीग्रेटेड होंगी तो डेफिनेटली सारी की सारी ये जो कंट्रीज हैं आपस में बेनिफिट हो पाएंगी। तो एक तरह से इंटीग्रेशन करना आपस में, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये कैरेबिया की 15 कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या इंडिया इसका मेंबर है? देखो खुद सोचो ना, कौन सी एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैरेबियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया इसका मेंबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पर इंडिया और कैरिकॉम के बीच में काफी मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी मीटिंग्स को अटेंड किया गया है पिछले कुछ टाइम्स के अंदर। अभी क्या हुआ है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, इन्होंने को चेयर किया है इंडिया और कैरिकॉम की 4th मिनिस्टेरियल मीटिंग को, ठीक है। इसका कैरिकॉम का फॉर्मेशन हुआ था 1973 के अंदर बाय ट्रीटी ऑफ चैगुरामस, ठीक है। और ये दुनिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटीग्रेशन मूवमेंट है डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो कैरेबियन कम्युनिटी के रिगार्डिंग। तो सर 15 मेंबर्स क्या इसके याद रखने हैं? देखो नहीं, याद नहीं रखने हैं, बस एक आइडिया हो सकता है कि आपको कैरिबियाई कंट्रीज के आपके बारे में पता हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ और कंट्रीज भी हैं जिनका ऑब्जर्वर स्टेटस है, ये मेंबर्स नहीं है, बाकी मेंबर्स टोटल कितने हैं? 15 ही हैं। ताकि इनका काम क्या है कि एक तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करें और आपस में इंटीग्रेशन को और इंक्रीज करें, ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है 6 मेंबर्स के बाद, ठीक है ना। जो भी डिफरेंट कंट्रीज हेड होते हैं, कि मान लो एक बार ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आ गया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपका हेटी आ गया, आपका जमैका आ गया, इस तरह से 6-6 महीने के बाद अकॉर्डिंगली इसकी चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है। इसके सेक्रेटरीट हमें जॉर्ज टाउन गुआना के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और इसको हेड किया जाता है बाय सेक्रेटरी जनरल, जो कि सीईओ होते हैं इस कम्युनिटी के, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर कैरिबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हमें देखने को मिलता है, जो एक तरह की फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है फॉर ऑल द कैरिकॉम मेंबर्स, एंड अगर कोई आपस में डिस्प्यूट हो जाए तो वहां पर भी उसकी अपील यहीं पे हमें देखने को मिल जाती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो हमने ना काफी बार, एटलीस्ट 2 बार तो मुझे ही याद है कि हमने चीतास के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि हम चीतास को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप मुझे इनफैक्ट कमेंट से बताओगे कि पहली बार चीता हम कहाँ से लेकर आए हैं, इंडिया में किस तरह के चीता हम लेकर आए हैं, एंड उनका IUCN स्टेटस क्या है। मैं 2 बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा। अब देखो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में है? क्योंकि देखो तो मध्य प्रदेश के CM जी है ना, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको दूसरा घर बनाने की कोशिश करी जाएगी चीतास की विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। एक तो जगह पता ही है, वो जगह का नाम भी बताओ मुझे कि कौन सी अभी करंटली कहाँ पर है चीतास, और ये सेकंड होम कौन सा बनेगा? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब ये कहाँ पर है इसकी लोकेशन? देखो नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के CM बोल रहे हैं, तो बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में हमें इसकी लोकेशन देखने को मिल जाएगी। इस सेंचुरी को नोटिफाई किया गया था 1974 के अंदर। इसके अंदर आप नोटिस करोगे ना, तो जो रिवर चंबल है वो इस सेंचुरी को डिवाइड कर देती है 2 पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर। और जनरली ना जो इसका ज्यादातर एरिया है वहां पर वेजिटेशन काफी कम है, ठीक है ना। काफी बड़े बड़े मैदान हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा रॉकी टेरेन भी है और डेंस फॉरेस्ट भी है, पर डेंस फॉरेस्ट
कुछ कुछ जगह में है, कुछ स्मॉल पैचेस हैं, पर ज़्यादातर क्या है, वेजिटेशन बहुत कम देखने को यहाँ पे, स्पार्स वेजिटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो वेजिटेशन में आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ये सारे हमें ड्राई डेसिडुअस स्क्रब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फौना की बात करें अगर तो चिंकारा, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। साथ में ही आपको कार्निवोर्स के अंदर इंडियन लेपर्ड हो गया, स्ट्रिप्ड हिना हो गया, जकाल आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में ही क्रोकोडाइल, फिश, ऑटर और टर्टल की भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिल जाएंगी। देखो इस पर्टिकुलर सेंचुरी में ना कुछ और तरह की इंपॉर्टेंस की लोकेशंस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चौरासीगढ़ हो गया, ये भी यहीं इस पर्टिकुलर सेंचुरी में देखने को मिल जाएगा। चतुर्भुजनाथ टेम्पल हो गया, भाटका जी रॉक पेंटिंग हो गया, नरसिंह झार हो गया, फोर्ट हो गया, ठीक है, तकेश्वर यहाँ पे टेम्पल। तो ये सारे अलग अलग प्लेसेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखो मुझे पता है कि कई बार ना बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, आपको सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी। दरअसल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन एलिमिनेट करने की वहाँ पे स्थिति में रहोगे और उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया हमने। इसी तरह से एक टॉपिक और है, दैट इज स्लॉथ बियर। देखो अभी क्या था ना, थोड़े टाइम 2-4 दिन पहले की बात है कि एक ना जो स्लॉथ बियर था तो वो एक वेल में गिर गया, ठीक है ना, एक कुएं में गिर गया। अब वहां पर केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि उसको कुएं से निकाला जाए, पर वो ढंग से उसको निकाल नहीं पाए, ठीक है, मतलब निकालने में बड़ी ही मतलब उन्होंने जो प्रॉपर तरीका था उसको नहीं अपनाया और काफी एक इनकी इस वजह से काफी केरला स्टेट डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा सुनाया गया, एक तरह से ऐसा कह लो कि आप एक ढंग से आप एक पर्टिकुलर स्लॉथ बियर को भी निकाल पाए, तो काफी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म इनको फेस करना पड़ा। तो थोड़ा स्लॉथ बियर हमें समझना पड़ेगा। देखो स्लॉथ बियर आप नोटिस करो कि 8 बियर स्पीशीज में से एक है जो बियर की स्पीशीज होती हैं। इनका साइंटिफिक नेम मेलुसरस यूसनेस है, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें इंडिया, श्रीलंका और सदर्न नेपाल में देखने को मिल जाता है, और जो 90% स्लॉथ बियर है वो इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए स्पीशीज यहाँ पे बन जाती हैं। अब यहाँ पे इसका आप नोटिस कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो इनका सबसे पहले चीज है कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है, दैट इज वल्नरेबल। बहुत ध्यान से आपको याद इसको रखना है, और इसको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जगह दी गई है। तो आप यहाँ देखो कि ड्राई और मॉइस्ट फॉरेस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ना इनको क्या चाहिए कि कुछ या तो लंबे लंबे ग्रासलैंड्स हो, ठीक है, या फिर ट्रीज हो, इस तरह की चीजें, श्रब्स हो, ताकि इनको एक तरह से शेल्टर मिल जाए। उस पर्टिकुलर तरह की जगह पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके देखो क्लॉज होते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे तो देख नहीं पाओगे, यहाँ पर आपको इनको क्लॉज देखने को मिल जाएंगे, जो कि आंट्स हो गया या फिर जो टर्माइट्स होते हैं, बेसिकली जो दीमक होते हैं, उनको एक्सकवेट करने के लिए हो जाते हैं। ये 5 से 6 फीट ग्रो करते हैं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं लंबे होते हैं, बेसिकली स्टैंड कर जाते हैं 2 से 3 फीट तक। एंड इस तरह से आप इनका वेट देख सकते हो, 90 से 140 किलोग्राम के बीच में हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि देखो इनकी देखने की और सुनने की क्षमता ज्यादा अच्छी नहीं होती, पर ये इनकी सूंघने की, इनकी जो स्मेल की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होती है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए। स्लॉथ बियर के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, जो कि कहीं ना कहीं इसको इंसेक्ट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं, बेसिकली नाक वगैरह को अच्छे से बंद कर सकता है। साथ में आप देख सकते हो इसकी ब्लैक फर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते होंगे, ठीक है, इमेज के अंदर, ठीक है। कर्व्ड क्लॉज भी हम डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से आप इसकी पर्टिकुलर जो इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स है स्लॉथ बियर के, आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी देख लिया, और आईयूसीएन स्टेटस इनका क्या है, वल्नरेबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि स्लॉथ बियर के रिगार्डिंग हमें पता होने चाहिए थे। अब कल के सेशन में मैंने आपको पॉलिटी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। देखो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, वो एक तरह की ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइंड होती है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। गेटिंग द पॉइंट। देखो अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट नहीं है तो वहां की गवर्नमेंट क्या हो सकती है, एक तरह से ऑटोक्रेटिक हो सकती है। तो इसी वजह से ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट पावर्स का सोर्स है। एंड इस वजह से कुछ हमने लिमिटेशंस लगाई हुई हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि कहीं ना कहीं वो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ना बन जाए, एंड एट द सेम टाइम जो लोगों के राइट्स हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट रह पाए। गेटिंग द पॉइंट। तो इनफैक्ट 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, इज इट द वन विच प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, या फिर इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। बताओ क्या आंसर होगा। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। रीजन क्या है सर इसके पीछे का। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब यही है ना कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक तरह की पावर्स के ऊपर एक तरह का चेक रखा जाए,
हम बात करते हैं ना चेक्स एंड बैलेंसेस की, तो लिमिटेड गवर्नमेंट की यहाँ पे बात है। हमारे जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लिबर्टी, बेसिकली जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, कहीं सरकार उनको ना छीन ले, ठीक है ना, हमारी जो स्टेट है कहीं ना कहीं उनको ना छीन ले, इस वजह से अथॉरिटी ऑफ द स्टेट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होता कि आप इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं बोलते। ऑप्शन 2 को यहाँ पे बोला जाता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। अब देखो, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उनके बेसिस पे मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। एंड साथ में ही जो कल आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, इनका मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। पहला था मिशन 50K ईवी फॉर एको, हमने पढ़ा था, ठीक है। 50K का मीनिंग क्या है, ईवी का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। 50,000 का कहीं ना कहीं हम यहाँ पे उनके परचेज को फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, उनके लिए एक फंड बनाया गया है, किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा। बिल्कुल ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, हक्की पिक्की ट्राइब, क्या ये ओरिजिनली अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करती है? द आंसर इज फॉल्स। देखो, एक्चुअल में ना ओरिजिनली अगर आप नोटिस करोगे, ज्यादातर इनको जो रूट्स हैं वो आपको गुजरात, राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी। आज के टाइम पर आपको ये कर्नाटका के अंदर मेजरली देखने को मिल जाएगी, बहुत अच्छी खासी तादाद में आपको कर्नाटका इसके अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी हमने देखा भी था इनका मीनिंग क्या था, बर्ड कैचर एक तरह से, ठीक है ना, तो ये बात स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। तीसरा, इंडिया का टी प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? सर ये बात भी गलत है। क्यों गलत है सर ये बात इसलिए गलत है क्योंकि जब बात होती है प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में आता है चाइना टॉप पे, दूसरे नंबर पे आता है कौन, इंडिया, ठीक है। और हमने ये भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि ज्यादातर जो इंडिया कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है ना, वो इंडिया के अंदर ही कंज्यूम हो जाती है। नियरली 85% जो हमने चाय बनाई, कहीं ना कहीं वो तो इंडिया में ही कंज्यूम हो जाती है। जब हम बात कर रहे थे ब्लैक टी की, वहां पर इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर टी के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हम क्या थे, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट 4 की तरफ चलते हैं। एनआईसी, क्या ये मीटी मिनिस्टर के अंदर वर्क करता है? ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एनआईसी वर्क करता है। 5वां स्टेटमेंट, ईट राइट फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट, इसका क्या काम था सर? इसका काम यही था, देखो बिल्कुल ठीक लिखा है, कि हम एक तरह से सेफ एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस को लेकर आ पाएं, ताकि जो फूड बॉर्न इलनेस है उसको हम कम कर पाएं, एंड अकॉर्डिंगली ओवरऑल हेल्थ आउटकम को हम इंप्रूव करें। तो ये पर्टिकुलर इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से जैसे फॉल्स ट्रू मैंने आपको बताए, उसी तरह से इन 5 क्वेश्चंस का आंसर भी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। उसके साथ ही साथ मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं, एक क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं वो वाला, एंड साथ में ही जो बूचा है इसकी लोकेशन कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। मैंने चीता के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, तो उनका भी बता देना, ठीक है। एक तरह से आपकी रिवीजन ही हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप माय टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।